हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं संतोष और मैं आज डीएलएड 4 सेमेस्टर के आपके 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं आपको समझाने जा रहा हूं। इन्हीं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और गणित के पेपर में जो 5 नंबर के आपके विकल्प आते हैं, 25 नंबर का टोटल पेपर होता है आपका पूर्णांक, उसमें से 5 नंबर के आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न ही आते हैं। तो आज हम अपने 5 नंबर की तैयारी यहाँ से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, द्विघात करनी है। द्विघात का मतलब है दो घात, ठीक है। किसके ऊपर दो घात लगी है यहाँ देखेंगे, 5√5। तो और यहाँ पे 3 घात है, सी वाले ऑप्शन में 4 घात और डी वाले में 3 घात है। तो केवल करनी की घात देखनी है हमें, करनी के अंदर संख्या से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ घात से मतलब है। तो यहाँ देखेंगे सभी पे जो घात है, केवल एक ए ऑप्शन पे घात नहीं है। तो यहाँ पर एक बात बता दूँ मैं कि जो करनी में जिस भी करनी के ऊपर घात नहीं लगाते हैं, मतलब जिस करनी के ऊपर घात नहीं लगी होती है, वो करनी दो घात की करनी होती है। याद याद रखेंगे आप। जितने भी आपके करनी के प्रश्न आएंगे, करनी जहाँ पर आप जो रूट लिखते हैं, जो आप वर्गमूल लेते हैं तो वहाँ पर रूट लगा देते हैं सिंपली, वहाँ पर कोई घात नहीं लगाते हैं, तो वहाँ पे दो घात होती है। दो घात का मतलब वर्गमूल। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन जो है पहला वाला वो सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 - √5 का सरलतम परमेयकारी गुणक है। तो परमेयकारी जो गुणक होता है, परमेयकारी गुणक निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस तरह के जो प्रश्न जो प्लस माइनस वाली जो संख्याएं होती हैं, तो इसमें जो बीच में जो चिन्ह लगाते हैं, जैसे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है चिन्ह, 3 माइनस है, तो इसी का विपरीत चिन्ह लिख के सेम संख्याएं होती हैं, वही आपका क्या हो जाता है, उसका परमेयकारी गुणक। इसे हम संयुग्मी भी कहते हैं, संयुग्मी भी कहा जाता है इसे। तो जैसे यहाँ पर जो आपका लिखा है, ये है 3 - √5, ये आपका क्वेश्चन में दिया है, इसका संयुग्मी निकालना है। तो अब बस क्या करना है, केवल माइनस का प्लस कर देना है, तो आपका जो सरलतम परमेयकारी गुणक हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, 7 की घात x-2 = 1। तो x का मान बताइए। देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि x का मान कैसे ऐसे। तो एक क्वेश्चन को हम घातांकी नियम के हिसाब से हल करेंगे। तो किस प्रकार से सॉल्यूशन मैंने किया है, तो मैंने इसलिए किया है पहले से कि अगर सॉल्यूशन मैं वीडियो में करता तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता। तो 25 MCQs का वीडियो, क्योंकि MCQ जो है कि हमें इतना टाइम नहीं देना है उसमें वीडियो के लिए, क्योंकि अभी तो लेंथी क्वेश्चन आगे होते हैं जो सॉल्व करने वाले, उनमें भी। तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले से ही सॉल्व कर दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं समझा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे घातांक में एक नियम होता है कि अगर किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात लगा दें, कितनी भी बड़ी संख्या हो, और उसके घात में अगर 0 है, तो उसकी पूरी वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 1 की घात 0 = 1। तो यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 7 की ये जो पहली लाइन देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे पहली लाइन में जो लिखा है 1, तो जो 1 जो है, इसकी जगह पे हमने इस इधर साइड के जो 7 है, इसी के अनुसार हमने क्या किया है कि 7 ही आधार ले लिया है और उसकी घात 0 लगा दी है। तो 7 की घात 0, इसका मान भी 1 ही होगा। तो इस प्रकार क्या हुआ कि इधर भी 7 का आधार में हो गया, इधर भी 7 आधार में हो गया। तो आधार बराबर होगा, घातों की तुलना कर लेंगे। तो x-2 = 0 हो जाएगा आपका। तुलना से लिखा है x-2 = 0, और x का जो साथ में जो 2 है माइनस में, उधर चला जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, मतलब पक्षांतर हो जाएगा उसका। तो इस प्रकार आपका जो ऑप्शन जो होगा दूसरा वाला सही है, बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 0 पॉइंट और 5 0 हैं, फिर 8 है, यानी कि पॉइंट के बाद 6 संख्याएं हैं कुल, दशमलव के पीछे 6 संख्याएं हैं। तो अब हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, इस सवाल को मैंने दोनों तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाया है। तो पहले तो मैंने क्या किया है कि इसके डायरेक्ट मैंने मतलब कर दिए हैं फैक्टर। तो 0.02, 0.02, 0.02, 3 बार इसका एक पेयर बना लेंगे। और तो इसका आप देखिए, जब घनमूल लेना होता है
तो सभी मतलब सेम संख्याएं होती हैं, उनका 3 का पेयर बनता है, मतलब 3 का सेट बनता है, उस सेट में से एक कॉमन ले लेते हैं, वही हमारा घनमूल हो जाता है। जैसे यहाँ पे 3 संख्या है सेम, तो यहाँ पे 3 का हमने बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में हमने इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से किया है। इसी क्वेश्चन को हमने दूसरी तरह से किया है। हमने यहाँ पे क्या किया है कि 8 के नीचे 1 लिखा, वहाँ से हमने 8 के नीचे 1 लिखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 8 के नीचे 1 लिखा है, फिर जो पॉइंट के पीछे 6 संख्याएं हैं तो 6 ही जीरो नीचे लगा दिए हैं। फिर इसके हमने फैक्टर कर लिए यहाँ पे, और वही यहाँ पे हमने क्या किया, घनमूल ले लिया यहाँ पे, क्योंकि 3 घात लगानी होती है। तो आ जाएगा 2/100 आ जाएगा, और इसी को हमने यहाँ से जीरो इसके कट करके यहाँ लिखा है इसको 0.02। तो आपका जो फाइनल आंसर जो आपका पहला ऑप्शन नंबर आपका बी ये है, सही है। अब आपका अगला क्वेश्चन जो है 5वां, की संख्या 14,641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें हम जोड़े बनाते हैं, तो हम पीछे से इसके जोड़े बनाएंगे। हमारी संख्या है, मैंने फिलहाल किया हुआ है, फिलहाल फिर से बता दे रहा हूँ आपको करके, कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्याओं के पीछे से पेयर बनाते हैं 2-2 के। अब जैसे यहाँ पे केवल एक संख्या रहेगी तो उस एक पेयर माना जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पेयर हो गए, 1 2 3, 3 पेयर हो गए। कितने हो गए, 3 पेयर। तो जो 3 पेयर हो गए, तो 3 पेयर के हिसाब से इसके अंकों की जो संख्या होगी वर्गमूल में, वो भी 3 ही होगी। अगर भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा, आपको जो भी आंसर आएगा वो कितना होगा, वो 3 ही आएगा, मतलब उसमें अंक जो आएंगे वो 3 आएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही है। चलिए आते हैं हम अपने नए क्वेश्चन पे। इसमें एक क्वेश्चन है आपका, एक पासा फेंकने पर प्रतिशत समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या क्या है। कहने का अर्थ ये है कि पासे में जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको बताना है। अवयव मीन्स संख्या के बाद ही बात कर रहा है, मतलब जो उसमें अंक होंगे वही उसके अवयव कहलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुल अवयव का अर्थात मतलब उस पर कुल संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें अभाज्य कौन कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी, अभाज्य संख्या भी आपको बतानी चाहिए। तो अभाज्य संख्या है इसमें, एक तो आपकी 2 है, 2 अभाज्य सम है, बट वो अभाज्य भी है। 2 3 और 5 ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से ही विभाजित होती हैं या 1 से विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी से नहीं होती। यही अभाज्य संख्याओं की पहचान होती है। तो यहाँ पर आपकी जो कुल अंक हैं, यानी कि NE यानी कि नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि कुल घटनाएं जो आपकी वो कितनी हो जाएंगी, 3। तो जो यहाँ पे अवयव कितने हैं, कुल 3 अवयव हैं। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन जो है वो डी वाला सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक खींचा जाता है, उस पत्ते की इक्का होने की प्रायिकता होगी। तो 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा है, तो देखिए, तो आपका जो कुल घटनाएं हो जाएंगी, जो आपके कुल घटनाएं, इसमें देखिए प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता में कुल घटनाएं और उसमें से आपकी जितने की आपको प्रायिकता निकालनी है, मतलब जिसकी आपकी प्रायिकता पूछी जा रहा है, तो वही आपकी क्या हो जाती हैं, अनुकूलतम घटनाएं। तो कुल घटनाएं तो आपकी हो जाएंगी 52, जो आपके 52 पत्ते हैं आपका NS हो जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि इसको प्रतिशत समष्टि भी कहते हैं, शुद्ध हिंदी में इसको प्रतिशत समष्टि कहते हैं। कह रहे उसका इक्का होने की प्रायिकता, देखिए इक्का होने के लिए क्या होगा कि इक्के तो कितने होते हैं, हर सेट में 4 सेट होते हैं टोटल, और चारों सेट में 13-13 पत्ते होते हैं। बीच बीच में रिवीजन इसलिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ कि करके नहीं होगा क्यों, लेकिन पता तो होना चाहिए इस बारे में कि इसमें से कोई भी प्रश्न अगर आ गया आपको तो आप सॉल्व कर लेंगे। मैं अगर आपको इतना थोड़ा सा बता दूंगा बीच में। देखिए ताश में 4 सेट होते हैं, उसमें दो सेट काले के होते हैं, 2 सेट आपके जो लाल रंग के होते हैं। तो इनमें क्या होता है, 13-13 पत्ते होते हैं, तो सब में एक एक इक्का भी होता है, ठीक। तो इक्का जो है यानी कि टोटल 4 इक्के हो गए, तो 4 में से कोई सा सा इक्का हो सकता है। तो इसलिए आपकी जो अनुकूलतम घटनाएं हैं यानी कि NE है वो कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे मैंने लिखा है NE बराबर 4 और NS बराबर कितना लिखा है, 52। तो इस प्रकार आपकी जो प्रायिकता है, प्रायिकता का सूत्र होता है PE बराबर NE/NS। तो ये हो जाएगा 4/52, काट लेंगे, 4 एकम 4 और 13 13 चौक 52 होता है, तो 1/13 आपका
इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर वही होगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, वर्ग 80 से 100 का मध्यमान होगा। देखिए वर्ग का मध्यमान निकालना बहुत सरल है, इसमें कुछ नहीं होता है कि दोनों जो क्या कहते हैं, अब इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करके लिखी है, निम्न सीमा और उच्च सीमा। ऐसा होता है कि वर्ग में जो वर्ग अंतराल बनाते हैं वर्ग, उसमें जो छोटी संख्या होती है उसको कहते हैं निम्न सीमा, और जो बड़ी संख्या होती है उसको कहते हैं उच्च सीमा। ठीक है, तो उच्च निम्न मतलब निम्न मतलब छोटा, उच्च मतलब बड़ा। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव में ही एक बार मध्यमान की जगह यहाँ पे इस तरह का कोई प्रश्न आया था कि जिसमें निम्न सीमा या उच्च सीमा के बारे में पूछा था ऑब्जेक्टिव में। तो बहुत सिंपल है कि जो छोटी संख्या है वो आपकी निम्न सीमा, निम्न मतलब आपको निम्न मतलब छोटा, उच्च मतलब बड़ा, मत जोड़ के आपको 2 से भाग कर देना है। अब आंसर आ जाएगा 80 100 को 180, 180 से 200 भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब आपका अगला क्वेश्चन जो है, मध्यमान माध्यिका और बहुलक में संबंध, इस तरह का प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव में एक बार आ चुका है। और ऐसा होता है ना कि गेस्ट पेपर में भी सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं जो आपके आए हुए होते हैं, क्योंकि उसमें भी वो सेलेक्टेड क्वेश्चन ही रखते हैं, क्योंकि नहीं ये फॉर्मूला है इसमें। देखिए आपको करेक्ट फॉर्मूला इसमें बताना है। तो मैंने जैसे आंसर तो यहाँ लिख रखा है, लेकिन बट हम इसके देखते हैं इसको, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आने की संभावना है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो रिलेशन आपका जो पहला वाला है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, यही आपका सही आंसर है बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें कहना है संख्याओं 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक क्या होता है, बहुलक वह संख्या होती है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। बहुलक क्या होता है, जिसकी बारंबारता सबसे, यानी कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आएगी वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शून्य जो है वो 3 बार आया है। शून्य कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार शून्य आया है, और कोई संख्या जो नहीं है कि वो बार बार आई होगी। तो यहाँ पर शून्य सबसे ज़्यादा बार आया है, इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा, क्योंकि इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। अब आते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की तरफ। इसमें है साइन 30 बटे कॉस 60 का मान है। देखिए आपको मान की टेबल जो है वो आपको मान याद करने पड़ेंगे, और इसमें मैं आपको बता दूं साइन कॉस की ही वैल्यू अगर याद होंगी आपको, तब आगे की सारी वैल्यू याद हो जाती हैं। अगर भाई आप के पेपर में जाके जैसे अगर नहीं आता है तो साइन कॉस की अगर केवल वैल्यू पता है, मेन चीज़ साइन की वैल्यू आपकी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक आपका छोटा सा वीडियो जो है कि टेबल कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं आपको डाल दूँगा। साइन 30 का मान होता है वो भी आपका 1/2 होता है, और कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। जब टेबल में आप देखेंगे तो वहाँ पे वैल्यू दोनों सेम होंगी, तो सेम है ऊपर नीचे का, इसको कैंसिल कर देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। बस इसमें क्या है, इसमें इन जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, बट उनमें क्या होता है कि आपको इस तरह के जो मान वाले प्रश्न हैं उनमें आपको मान याद रखने होते हैं। अगर आपको मान पता है तो लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। आपका 12वां क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा का मान बताइए। देखिए यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं साइन कॉस टेन, किसी का भी इस तरह से सवाल आता है। इसको मैं जूम कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस पर फोकस करना है मुझे, तो आपका फोकस कराना है मुझे, नहीं मतलब आपको ही फोकस कराना है मुझे। देखिए साइन कॉस टेन वाले जितने भी इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये ध्यान रखेंगे, इनमें अगर साइन की वाले वैल्यू है तो साइन की वैल्यू का मतलब मान इधर लेना है। तो इसमें 1/√2 जो 2 है वो साइन की टेबल में साइन 45 का मान होता है, साइन 45 डिग्री जो होता है उसका मान होता है। अगर यहाँ कॉस का लेते तो यहाँ पे कॉस का लिखते मान, ठीक है, बराबर में। तो यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन किया है इसका, वो सॉल्यूशन में
देखिए पेपर में आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, बट आपको साइड में तो जैसे नहीं आता तो आप रफ में तो उसका सॉल्यूशन करते ही हैं, पेपर पे थोड़ा। पेपर पे तो मैं देखो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, पेपर पे तो आप कुछ भी ना करें, ठीक है। पेपर पे कोई आप टिक ना लगाएं, नहीं तो उसमें आपको दिक्कत हो जाती है। और आपको पेपर जो वहाँ पे कक्षा निरीक्षक होते हैं वो भी आपसे मना करते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो भी एक नकल के अंतर्गत आ जाता है कि आपने, वो तो समझेंगे किसी से, भले ही आपने लगाए हो खुद अपने आप से, लेकिन अगर कोई चेक करने को आ गया तो वही सोचेगा ना कि आपने किसी से पूछ के वो आंसर लगा लिए हैं। तो आप जो ऑब्जेक्टिव हैं वो किसी से पूछ के, मतलब उस पर पूछें या ना पूछें, लेकिन पेपर पे ना लिखें। आप आंसर जो है या सॉल्यूशन है वो आप रफ में पीछे साइड में कॉपी में ही कर लें। ये मैथ में रफ वर्क करना ही पड़ता है, कितना भी आप ना करें थोड़ा बहुत तो रफ वर्क करना ही पड़ेगा। और पेपर जो है आप बहुत मतलब शांतिपूर्वक दें, आप घबराएं ना पेपर में। सबसे मेन चीज़ ये होती है पेपर में, जो मैथ का पेपर होता है उसमें स्टूडेंट जो है वो घबरा जाता है, कोई भी होता है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत देखिए पीसीएम वालों को इतनी प्रॉब्लम फिर भी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ के, लेकिन जो आर्ट्स वाले या क्या कहते हैं बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको अंडर में एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। हमसे पीसीएम, जो पीसीएम ग्रुप वाले हैं उनसे ज़्यादा बेटर उनका मैथ है, बट मैं बहुत लोग ऐसे हैं जो आर्ट साइड से हैं, तो उनको जो है थोड़ी सी मैथ में दिक्कत होती है, तो उनको ये लगता है मैथ से डर बैठा हुआ होता है। तो हम बताएं, आप डरिए नहीं। अगर आपको मतलब मैथ के पेपर में दिक्कत होती है तो सबसे पहले मैं यही सलाह दूंगा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें और पेपर को पूरा ना पढ़ें एक साथ। सबसे बड़ी गलती ये होती है पेपर का पूरा पढ़ लेते हैं, और पेपर पूरा पढ़ने के बाद क्या होता है, एक दो क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं ठीक से तो फिर उन्हीं को सोचते रहते हैं। तो आप पेपर पूरा ना पढ़ें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साइन जो आपकी वैल्यू होती है साइन थीटा साइन 45 होता है। तो देखिए 1/√2 हो गया साइन 45, तो साइन साइन जो इक्वल हो गया थीटा हो गया 45 के बराबर। तो आपका जो थीटा का मान कितना आ जाएगा 45। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। अब देखिए इसमें अब सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन है, लेकिन इस बार इसमें बराबर में वैल्यू नहीं दी है। इसमें इस बार कह रहा है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान बताइए। मतलब इनका कह, इस प्रश्न का देखिए अर्थ समझिए, इसमें यही कह रहा है प्रश्न कि वह कौन जो है वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो आपका देखिए टेन थीटा और साइन थीटा, इसमें केवल जो है वो एक एंगल है आपका 0 एंगल, ठीक है। 0 डिग्री पे इन दोनों का मान जो है वो एक बराबर ही होता है। तो साइन 0 इसकी भी वैल्यू 0 होती है, और टेन 0 इसकी भी वैल्यू 0 होती है। टेबल में देखेंगे आप तो वहाँ पे इन दोनों की वैल्यू जो है वो 0 होती है। यानी कि 0 जो थीटा की वैल्यू है वो 0, यानी कि जो एंगल आपका है वो कितना है 0 होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कि साइन 0 और टेन 0 की वैल्यू सेम है, तो यानी कि आपका जो थीटा है वो भी कितना होगा 0 डिग्री होगा। तो इस प्रकार आपका जो तो इस प्रकार आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। अगर इसमें बीच में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ऐसा नहीं है आपको रिप्लाई नहीं करूँगा, कमेंट करिए आप, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा।